नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से है। अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि एचएएल की तरफ से अभी अपनी डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में एक इंडिजिनस रेडियो अल्टीमीटर को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है और ये अभी हमारे सभी एग्जिस्टिंग डोर्नियर एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल होने वाली है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी अपडेट सामने आया जिसमें यह बताया गया कि एचएएल की कानपुर डिवीजन की तरफ से अभी डोर्नियर एयरक्राफ्ट को बेस करके एक एम्फीबियस वेरिएंट को भी बनाने का फैसला किया गया है। अब आप सब जानते होंगे कि पिछले 5 सालों से या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया जिसमें हम नेवी के लिए एक एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की तलाश कर रहे हैं, जिसमें फिलहाल अभी US-2I एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से आज भी इसको लेकर जापान और भारत के बीच नेगोशिएशन किया जा रहा है और इस वजह से ये डील आज तक फाइनल नहीं हो पाई। अभी एचएएल की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन की तरफ से एक फ्लोटिंग सिस्टम को भी डेवलप कर लिया गया, जिसे आगे चल के डोर्नियर एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया जा सकता है और अभी इसकी इंटेंसिव टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया गया। नॉर्मली इससे डोर्नियर एयरक्राफ्ट की लैंड बेस्ड सिस्टम की लैंडिंग गियर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उनकी जगह में इन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। एचएएल के मुताबिक आने वाले वक्त में सी प्लेन का भी डिमांड काफी हद तक बढ़ने वाला है और इसकी मार्केट भले ही छोटी है, लेकिन आगे चल के एचएएल को इसकी ऑर्डर मिल सकती है, जिसका उम्मीद अभी एचएएल की तरफ से किया जा रहा है। 2024 तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 28 नए रूट्स को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, जिसमें कम से कम 14 नए वाटर एयरड्रोम की कंस्ट्रक्शन करने का प्लान किया जा चुका है और आगे चल के जब उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो तब भी हमें ऐसे एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको हम रीजनल उड़ान स्कीम के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह पर हम लोग एयर स्ट्रिप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से लंबे वाटर लाइन को वहां पे एयरड्रोम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी को भी ऐसे आगे चल के एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है और अभी अगर हम खुद इनको बना पाते हैं तो आगे चल के हमें इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एचएएल की तरफ से ऐसे कम से कम 25 से 30 नए एम्फीबियस वेरिएंट को बेचने का प्लान किया गया है, जो कि बहुत मिलिट्री और सिविलियन ऑर्डर मिलाकर हो सकते हैं। इनिशियली 2021 की एरो इंडिया शो के दौरान ही इस नई कॉन्सेप्ट को बनाया गया था और प्लान किया गया था और तब से अभी तक एचएएल की तरफ से काफी हद तक इसकी लैंडिंग गियर सिस्टम को डेवलप कर लिया गया। बाकी इसमें एयरक्राफ्ट में कोई खास मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और एचएएल के मुताबिक हम जल्दी से ही डोर्नियर एयरक्राफ्ट की 19 सीटर वेरिएंट के साथ, जो कि इसकी नई वेरिएंट है, उसी के साथ इस नई एम्फीबियस वर्जन को तैयार कर सकते हैं। अगला अपडेट रफाल को लेके, और अभी रफाल को लेके कुछ बहुत ही अच्छे खबर सामने आए हैं। अभी रिपब्लिक टीवी की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की तरफ से अभी भारत को सभी 36 रफाल जेट को डिलीवर कर दिया गया और अभी आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ही भारत को रफाल की एक और बैच को डिलीवर किया जाएगा, जिसमें से कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत आने वाले हैं। वैसे अभी तक भारत को शायद 32 रफाल जेट को डिलीवर कर लिया गया और अभी फ्रांस की तरफ से एडिशनल 3 और रफाल को भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया है। पर यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि अभी प्लान के मुताबिक कुछ बदलाव किए गए थे और अभी बाकी बचे 6 रफाल को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ अपग्रेड करने के बाद भारत को डिलीवर करने का प्लान किया गया है, जिनको सीधे तौर पर फ्रांस की तरफ से अपग्रेड करके भारत को डिलीवर किया जाएगा और इनको अप्रैल तक भारत को डिलीवर करने का काम रखा गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी आने वाले 2 दिनों के अंदर ही भारत को कुल मिलाकर 35 जेट को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 1 रफाल को अप्रैल में भारत को डिलीवर किया जाएगा। वैसे ये प्लान हमारे पुराने प्लान के साथ काफी हद तक सिमिलर है और अभी शायद दोबारा उसी को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आखिरी बचे 6 रफाल थे उनको इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ भारत को डिलीवर किया जा रहा है, जबकि पहले जो प्लान किया गया था उसमें आखिरी बचे रफाल को ही अपग्रेड करके भारत को डिलीवर करने का प्लान किया गया था और बाकी बचे 35 जेट को भारत में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था। लेकिन यहाँ पर डसॉल्ट की तरफ से रफाल की डिलीवरी को काफी जल्दी किया जा रहा है और उम्मीद है कि आगे चल के भारत की तरफ से एडिशनल रफाल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। अगला अपडेट डिफेंस बजट को लेके। आप सबको साथ पता चल चुका होगा कि आज भारत की तरफ से अपनी डिफेंस बजट को पेश किया गया था, जिसमें मेनली इस बार इंडियन ओशन रीजन में ज्यादा इन्वेस्ट करने का फैसला किया गया। ओवरऑल देखा जाए तो जो सबसे बड़ी हाइक देखा गया वो नेवी के फंड में देखा गया और कुल मिलाकर नेवी की मॉडर्नाइजेशन रिलेटेड खर्चों के लिए लगभग 43% एक्स्ट्रा बजट को एलोकेट किया गया।
जो कि आगे चल के एक मजबूत नेवी को तैयार करने में हमको मदद कर सकता है। अभी जैसे कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम होने वाली है, जिसमें 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है और हमारी खुद की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की फ्लीट को भी बनाया जाने वाला है, तो उसके लिए काम आ सकते हैं। अब कुल मिलाकर इस बार की बजट में इंडियन एयरफोर्स की शेयर सबसे ज़्यादा है। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स के बजट को भी थोड़ा इंक्रीज किया गया और इस बार कैपिटल बजट के अंदर इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 56,851.55 करोड़ एलोकेट किया गया, जो कि प्रीवियस बजट के मुकाबले लगभग 4.5% ज़्यादा है। इसके बाद आर्मी के लिए इस बार 32,102 करोड़ एलोकेट किया गया, जो कि पिछले साल के बजट के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि पिछले साल आर्मी के लिए लगभग 36,481.90 करोड़ सैंक्शन किया गया था, जो कि इस बार 12.2% के आसपास रिड्यूस किया गया है। अब नेवी की बात करें तो नेवी के लिए इस बार 47,590.99 करोड़ सैंक्शन किया गया था। अब ओवरऑल डिफेंस बजट की बात करें तो इसमें इस बार 46,970 करोड़ के आसपास हाइक किया गया, क्योंकि इस बार टोटल डिफेंस बजट लगभग 5.25 लाख करोड़ की होने वाली है, जबकि पिछले साल की टोटल डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ था। और इस टोटल बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस की पेंशन को भी शामिल किया गया, जो कि लगभग 1.19 लाख करोड़ होने वाली है। अब अगर टोटल कैपिटल आउटले की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 12.82% हाइक को नोटिस किया गया। इस बार कैपिटल आउटले के अंदर लगभग 1.52 लाख करोड़ को सैंक्शन किया गया, जबकि पिछले साल इसको लगभग 1.35 लाख करोड़ के आसपास सैंक्शन किया गया था। इसके बाद हमारी रेवेन्यू बजट को भी लगभग 9.89 करोड़ के आसपास हाइक किया गया और इस बार लगभग 2.33 लाख करोड़ सैंक्शन किया गया। और अंत में इसमें एक सिविल बजट को भी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए ऐड किया गया, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ सैंक्शन किया गया। इसके अलावा इस साल ज्यादातर डिफेंस बजट को इंडिजन इक्विपमेंट के ऊपर भी इन्वेस्ट करने का फैसला किया गया और ऊपर से डीआरडीओ के डिफेंस बजट को भी लगभग 5.3% के आसपास हाइक किया गया है। अगला अपडेट हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को लेकर। 1-2 दिन पहले हम डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में डेवलप किए जाने वाले नए एरो इंजन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से बताया गया था कि वो अभी आने वाले 7 सालों में एक नए एरो इंजन को डेवलप करने वाले, जो कि 110 किलोटन क्लास की इंजन होने वाली है। और सेम इंजन को बेस करके इसकी 6 अलग अलग वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया गया था। अब इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से एक हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को भी सेटअप करने का प्लान किया गया है, जिसके लिए अभी 28 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया जाए और इसके लिए इनिशियल बजट को भी एलोकेट किया जा चुका है। अभी बताया जा रहा है कि दरअसल बोइंग की तरफ से भारत को एक धोखा दिया गया, क्योंकि प्लान के मुताबिक बोइंग अपनी ऑफसेट क्लॉज के मुताबिक भारत में एक ट्रांसोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी को और एक हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने वाला था। इसे 2011 में किए गए C-17 डील के ऑफसेट ऑब्लिगेशन के तौर पर भारत में इन्वेस्ट करना था, जिसे आज तक बोइंग की तरफ से नहीं किया गया। इस डील की कीमत लगभग $4.116 बिलियन था और इसमें हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी के लिए बोइंग की तरफ से लगभग $315 मिलियन और ट्रांसोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए लगभग $195 मिलियन को इन्वेस्ट करने की बात की गई थी, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। बोइंग का ये एक्सक्यूज है कि यूएस गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो डीआरडीओ के साथ एक हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को बना नहीं पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी तरफ से अभी ये भी क्लियरली बताया नहीं जा रहा है कि इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में और कितना टाइम लग सकता है। अभी इसके लिए भारत और यूएस की गवर्नमेंट के बीच भी डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कब तक बोइंग को इसके लिए एक्सपोर्ट क्लियरेंस दिया जाएगा ये फिलहाल के लिए क्लियर नहीं हुआ है, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से अभी बोइंग के साथ मिलकर एक हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को या फिर एक ट्रांसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी को बनाने का जो प्लान था उसको ड्रॉप कर दिया गया है। और अभी हम लोग अपने दम पर ही एक फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने वाले, जिसके लिए आगे चल के लगभग 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।